सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, क्षमा जयदी पर एकाग्र की इस छठी कड़ी में आज हमारे साथ सलीम आरिफ जी हैं। सलीम जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मित्रों, आप जानते हैं कि किसी फिल्म का प्रोडक्शन, उसका निर्माण एक टीम वर्क है। बहुत सारे लोग उसमें जुटते हैं, तब एक फिल्म बनती है जिसे हम लोग देखते हैं। मित्रों, फिल्म निर्माण से जुड़े इन अलग अलग पक्षों पर हम लोग क्षमा जी के बहाने बातचीत कर रहे हैं, और आज की इस बातचीत में एक महत्वपूर्ण पक्ष जो प्रोडक्शन डिजाइन का है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए हमने आज का उन्वान, आज का टाइटल भी यही रखा है, क्षमा जैदी एक प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में। क्योंकि सलीम आरिफ जी स्वयं इस कार्य से जुड़े हुए हैं। फिल्मों के लिए और नाटकों के लिए और धारावाहिकों के लिए कई इन्होंने प्रोडक्शन डिजाइन किए हैं। तो इस विषय पर इनसे उपयुक्त कोई और वक्ता भला कौन हो सकता है। तो ऐसे में हमने सलीम जी से अनुरोध किया, और मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। मित्रों, हम इस पक्ष पर तो चर्चा करेंगे ही। बेशक हमारे भारतीय सिनेमा में जो क्रेडिट का जो अपना एक जो सिलसिला है, जो उसका जो अपना एक तरीका है, उसमें अब ये चीजें ज्यादा प्रमुखता से आने लगी हैं। मगर यह सब काम पहले से ही हो रहे थे, और शमा जैदी जैसे लोग इस काम को बखूबी कर रहे थे। और हॉलीवुड की और पश्चिम की और यूरोप की बात करें तो वहां इस तरह की पदावली तो खैर पहले से ही थी। ऐसे में किसी भी फिल्म का एक अहम जो हिस्सा है प्रोडक्शन डिजाइन का, इस पर ही पहले हम बात करते हैं सलीम जी से कि इसे थोड़ा और स्पष्ट करें, और उसके बाद फिर हम लोग शमा जी के कार्यों पर भी क्रमवार चलेंगे। सलीम आरिफ जी। ये देखिए क्या होता है, जब हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म की, और शमा साहिबा उससे भी जुड़ी हैं, आप लोग चर्चा भी करते रहे उस बारे में। पटकथा होती है, यानी कथा को हम स्क्रीन पर कैसे देखेंगे वो तो पटकथा रूप ले लेती है। और उसको लिखते समय जाहिर है कि जो लेखक है, जो पटकथा लेखक है, उसके मन में छवियां चल रही होती हैं। वो उसको अपनी तरह से विजुअलाइज कर रहा होता है, उसको अपनी तरह से रूप दे रहा होता है। वो रूप जो अभी प्रोडक्शन में रियलाइज होना है, या प्रोडक्शन में तैयार होना है, या जो प्रोडक्शन के द्वारा किया जाना है, जिसमें फिल्म का जो चाक्षुक रूप है, यानी जो विजुअल कंपोनेंट है सिनेमा का, उस विजुअल कंपोनेंट को जब हम रिक्रिएट करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण आदमी जो निर्देशक के साथ जुड़ता है, जो महिला जुड़ती हैं, वो प्रोडक्शन डिजाइनर होती हैं। और प्रोडक्शन डिजाइनर का काम विजुअलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। वो छवियां जो लेखक के मन में थी, जब एक दूसरा क्रिएटिव आर्टिस्ट, एक दूसरा रचयिता उसमें जुड़ता है, तो अपने रचना कर्म, अपनी रचना बोध को उस पर लेके आता है, और उसके सहारे उस कहानी को पर्दे पर कैसे दिखाया जाए उसकी रचना करता है। उसमें सेट्स भी होते हैं, उसमें कॉस्ट्यूम्स भी होती हैं, उसमें प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इस हद तक कि कैमरे के सामने जो भी नजर आ रहा है, वो सारी छवि जो कैमरा कैद कर रहा है, जो कैमरे में उस वक्त फिल्म पर या आजकल डिजिटल मीडियम पे रिकॉर्ड हो रही है, वो सारी चीजें उस व्यक्ति की निगाह और उसकी देखरेख में होती हैं। और वो एक तरह से निर्देशक का सबसे महत्वपूर्ण साथी होता है, कहानी को, पटकथा को रूप देने में, एक ऐसी रचना देने में जिसको आप देखते हैं। क्योंकि देखने से पहले हम उसको लिख चुके होते हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप प्रेमचंद की कहानी पढ़ें या किसी और लेखक की कहानी पढ़ें, तो आपके मन में गांव की, उस माहौल की छवियां पैदा होती हैं। और अगर आपने वो माहौल देखा है तो आप अपने तजुर्बे और अपने देखी हुई जगहों के हिसाब से उस कहानी की जगहों को विजुअलाइज करना शुरू करते हैं, उनको मन में रूप देना शुरू करते हैं।
और आपको अच्छा लेखक, अच्छा लेखक, अच्छा निर्देशक, अच्छा प्रोडक्शन डिजाइनर, वो सारे काम करता है जिससे वो कहानियां आपको सच्ची लगे, वो ऐसा लगे जैसे आपके सामने घटित हो रहा है और वो वास्तविकता में घटित हो रहा है। अच्छा अभिनय भी हम उसे मानते हैं जिसमें हमको चरित्र बिल्कुल जीवंत लगे, सहज लगे, अपने पहचाने हुए लगे। और यही वजह है कि हम अतिरंजना की बात करते हैं कई दफा, अगर हमको लगता है ओवर एक्ट किया है या हमको लगता है कि उसके चेहरे पर भाव नहीं आए, उसने अभिनय कम किया है। अब ये आप आंक रहे हैं किस तरह से? आप आंक रहे हैं अपने जो आपके तजुर्बे हैं उसके आधार पर देखते हैं। तो फिल्म बनाते हुए भी जो प्रोडक्शन डिजाइनर है वो आर्ट डायरेक्टर भी उसके अंडर होता है, उसके अंदर कॉस्ट्यूम बनाने वाला भी उसके साथ होता है, प्रॉपर्टीज कैसे रखी जाएंगी, कहाँ रखी जाएंगी, ये सब भी वो देखता है। मिसाल के तौर पर पीक दान नाम की एक चीज होती है। मैं एक शूटिंग में गया था तो मैंने देखा कि पीक दान जो था वो आर्ट डायरेक्टर जो थे उस शूटिंग के, उन्होंने उसको अलमारी में सजा दिया था, उनको वो डेकोरेटिव पीस लग रहा था। और मैंने फिर जब उनको बताया कि इसका इस्तेमाल ये होता है तो बड़े ताज्जुब में पड़े और फिर उन्होंने उसको पलंग के नीचे साइड में रखा, जो मैं देखता आया। जहां तक शमा जैदी साहिबा का ताल्लुक है, तो शमा जैदी साहिबा की ट्रेनिंग स्लेट स्कूल लंदन में हुई और उनका जो एक विजुअल कंपोनेंट था वो शुरू से ही बहुत स्ट्रांग रहा है। और उनकी वालदा साहिबा उससे जैदी साहिबा जो हिंदुस्तानी थिएटर चलाती थी, जिसका जिक्र जरूर हुआ होगा, उससे पहले भी लोगों ने किया होगा, उसके नाटकों को शमा जैदी साहिबा ने डिजाइन किया था। कुछ में कॉस्ट्यूम्स की थी, कुछ में उन्होंने उसके बाकी दूसरी जो पहलू थे सेट्स के उसको किया था। और उस दौरान उनका जो वो तजुर्बा था वो जाहिर है थिएटर के बाद, स्टेज के बाद दूसरे माध्यम में भी आया और फिल्म में भी आया। और एक बड़ी बाकमाल फिल्म बनी थी 1974 में, गरम हवा, जिसने सबको एक तरह से कहना चाहिए आकर्षित किया था। हम सब में तब बहुत उम्र मेरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन सिनेमा देखना शुरू कर चुका था और सिनेमा समझना शुरू कर चुका था। तो मुझे वो फिल्म दूसरी फिल्मों से बहुत अलग लगी थी। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि उस फिल्म में उस तरह के सेट्स नहीं थे, उस तरह का कला निर्देशन नहीं था जैसा दूसरी फिल्मों में होता। और पहली बार मेरे तजुर्बे में मैंने एक ऐसी फिल्म देखी थी जिसमें घर बिल्कुल जैसे होते हैं, जैसे मैंने देखे थे वैसे थे। एक असली घर था, उसमें रहने वाले वैसी घर के लग रहे थे, उस जगह के रहने वाले लग रहे थे। जिस तरह वो अपने आंगन में आके पलंग पे बैठते थे या जिस तरह फर्श पर बैठ के खाना खाते थे, वो सारी चीजें मेरी देखी हुई थी, मेरी पहचानी हुई थी। मुझे लगा ये जीवन को इतनी सहजता से सिनेमा के पर्दे पर उतारा है तो ये क्या बात है। मैं उसको कह नहीं पा रहा था, व्यक्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन समझ पा रहा था कि इसकी सोच, इसको जीवन को देखने का नजरिया बाकी फिल्मों के मुकाबले फर्क है। क्योंकि उसी वक्त पाकीज़ा जैसी फिल्म भी आई थी और उस वक्त दूसरी बड़ी पॉपुलर मेन स्ट्रीम फिल्में थी जो जाहिर है लोकेशन पे भी शूट हुई हैं और सेट्स पर भी हुई हैं। तो सेट उसमें कहीं ना कहीं पता चल जाता था और उसके अपने कारण होते हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। तो प्रोडक्शन डिजाइन का जहां तक ताल्लुक है, मैं शमा जैदी साहबा को इसलिए प्रोडक्शन डिजाइनर कह रहा हूँ कि उस समय हमारे यहाँ ये जो टर्मिनोलॉजी थी वो चलन में नहीं थी। लेकिन विदेश में गॉन विद द विंड के टाइम से प्रोडक्शन डिजाइनर का एक नाम आ चुका था और उसकी अपनी एक परंपरा। और उस परंपरा में आर्ट डायरेक्टर सेट बनाने वाला होता था, उसमें सेट डेकोरेटर है जो सेट को डेकोरेट करता था, सेट ड्रेसर है जो उसको ड्रेसअप करता था, प्रॉपर्टीज रखता था, फर्नीचर रखता था। उसके अलावा दो चार और लोग थे जिनके अलग अलग काम थे और ये सब मिलकर उस प्रोडक्शन डिजाइनर की छवि को पर्दे पर उतारने में निर्देशक की मदद कर रहे होते थे। हमारे यहाँ कला निर्देशक नाम की एक टर्मिनोलॉजी में एक रहा है बहुत पहले से, जिसमें बहुत ही अच्छे कुछ आचरेकर साहब जैसे राज कपूर साहब की फिल्मों में थे वो, सुधेंद्र रॉय साहब जो विमल रॉय साहब के आर्ट डायरेक्टर रहे हैं, उसके अलावा वीरेन नाग साहब,
गुरुदत्त साहब की फिल्मों में थे। ऐसे बहुत सारे आर्ट डायरेक्टर्स की हमारे यहाँ, बड़े अच्छे आर्ट डायरेक्टर्स की एक परंपरा रही है। और उससे पहले चूंकि पारसी नाटकों से लोग आए थे, तो उसमें सेट की जो परंपरा थी सेट बनाने की, क्योंकि कैमरे भारी होते थे, लाइटें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, फिल्म का स्टॉक इस काबिल नहीं था कि उसको आउटडोर में बहुत सुचारू रूप से शूट किया जा सके, साउंड की वजह से अंदर करते थे, तो वो फिल्म के स्टॉक की वजह से लाइटें बहुत चाहिए होती थी, और वो कैमरे भी अलग हेवी कैमरे होते थे, उसको लेके जाना आना बहुत मुश्किल होता है। वो सब अलग बात है। अब हम शमा जैदी साहबा की काम की बात करें तो जो पहली फिल्म मैंने जिसका जिक्र आपसे किया है, गरम हवा, वो गरम हवा आई, उसकी लेखन में भी शमा जी शामिल थी। और उसका जो जिस तरह से वो घर सजाए थे उन्होंने, जिस तरह से उस घर का रहन सहन था, जिस तरह से वो चरित्र हमको अपने देखे हुए, अपने जीवन से जुड़े हुए लग रहे थे, वो मेरे लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। और उसमें सत्यू साहब जैसे बाकमाल कला निर्देशक उसके निर्देशक थे, तो जाहिर है कि उनका भी एक्सपीरियंस उसमें शामिल था। और उसमें शमा जैदी साहिबा ने कॉस्ट्यूम्स भी, और वो कहानी जिस परिवार जिस माहौल की थी, वो परिवार मेरे अपने परिवार जैसा था, मेरा देखा हुआ था। मेरे आसपास वो हवेलियां मैं देख चुका था, वो घर में रह चुका था। जिस तरह से मैंने अब जिक्र किया था, फर्श पे बैठ के खाना खाने की परंपरा थी, पलंग पर रहने की थी, कमरे में सोने की परंपरा थी, जिस तरह के घर का जो पूरा रहन सहन था। पहली बार मैंने इतना लिव्ड इन सेट देखा था। लिव्ड इन हम कहते हैं, ऐसा लग रहा था कि ये सारे चरित्र जो हम देख रहे हैं, ये शूटिंग नहीं कर रहे हैं, ये इसी घर में रहते हैं, ये इसी घर के लोग। और जो कपड़े पहने थे उन्होंने, वो कपड़े भी ऐसे थे जो मैं अपने कजिन्स को, अपने चचाओं को, अपनी खालाओं को पहने देख चुका था। तो मुझे बड़े पहचाने हुए, बड़े जाने हुए, बड़े अच्छे माहौल के वो लगे। और जब मेरी समझ बढ़ी और मैंने दूसरी फिल्मों से उसको कंपेयर करने की कोशिश की, तो मुझे समझ में आया कि जो हम देखते हैं महबूब की मेहंदी या मेरे महबूब, इस तरह की फिल्मों में जो हम मुस्लिम सोशल कहलाती थी, उसकी जब हम कॉस्ट्यूमिंग देखते हैं, उसके जब हम सेट्स देखते हैं, तो वो बनाए हुए लगते हैं, क्योंकि वैसे घर मैंने नहीं देखे थे। अब पाकीज़ा जैसा मोहल्ला मैंने कहीं नहीं देखा था, बल्कि लखनऊ लोग आके मुझसे पूछते थे यहाँ वो पाकीज़ा जैसी शाम कहाँ होती है, और मैं उनसे कहता था ऐसा कुछ नहीं होता। मगर ये हमारी सिनेमा का असर है, ये हमारी फिल्मों का असर है कि हम जो देखते हैं और हमारे लिए वो चीज़ बिल्कुल सच्ची और जानकार बन जाती है। हमको लगता नहीं ऐसा ही होता है। मगर उस रूप को बदलने में गरम हवा जैसी फिल्म ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और एक ऐसे वक्त में मैंने उसको देखा था जब मेरा रुझान बढ़ रहा था चीज़ों को समझने की तरफ, तो उसने मुझे बहुत प्रभावित किया था। उसी वक्त एक और फिल्म मृग तृष्णा उसके थोड़े दिनों बाद आई, जो लखनऊ में शूट हुई थी। और लखनऊ में एक पीरियड सेटिंग थी, एक पुराने काल को। गरम हवा भी सन 47 का समय दिखाया था, मृग तृष्णा उससे और पहले का समय दिखाने की कोशिश की। तो उसमें लामटिया स्कूल की शूटिंग थी, वहां पे कुम्हार के घर थे, तो वो भी मुझे बिल्कुल अलग लगा विजुअली देखने में। उसको देखकर मुझे लगा ये तो बहुत ही फिल्म नहीं लग रहा है, जिसको हम सिनेमा और फिल्म मानते थे, उससे अलग लग रहा। क्योंकि तब तक मैंने सत्यजीत रे साहब की फिल्में नहीं देखी थी। श्याम बेनेगल साहब की एक फिल्म आई थी अंकुर, वो भी मैंने देख पाया था, मगर उस तरह का सिनेमा कम बनता था हमारे यहाँ। और उस सिनेमा को देखने का शौक मुझे जिस फिल्म ने लगाया गरम हवा में से, और उसके बाद मैं फिल्म देखता रहा। और मुझसे अगर कोई पूछे तो अच्छा प्रोडक्शन डिजाइन, अच्छा आर्ट डायरेक्शन, अच्छी कॉस्ट्यूम वो है जो कहानी देखते हुए आपको बहुत ज्यादा नजर ना आए, आपको ऐसा लगे कि नहीं ये सब ठीक है, सब सहज है, ये कैरेक्टर कपड़ा जो पहने ये बिल्कुल सही पहने हैं, इसमें कोई डिजाइन है सच नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक डिजाइन होता है, क्योंकि हम रंग चुनते हैं उस हिसाब से कि सफेद बैकग्राउंड है तो उसके सामने जो कैरेक्टर पहनेगा परंपरा के हिसाब से क्या पहनते हैं, तो सफेद कुर्ता पजामा पहनेगा। अगर कैरेक्टर घर में अगर सफेद कुर्ता पजामा पहनता है और बाहर जाते हुए शेरवानी और टोपी पहन लेता है, तो उस कैरेक्टर से, उस कपड़ों से हम उस कैरेक्टर की डिटेल बता रहे हैं, हम उस कैरेक्टर के बारे में ये बता रहे हैं
कि देखिए ये इस माहौल, इस रहन सहन से आया है, और उस कहानी को फिर हम उस तरह से देखें। तो गर्म हवा में ये डिटेलिंग बड़ी खूबसूरत थी। मैंने पहली बार, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि मैंने पहली बार हिंदी सिनेमा में उस तरह से डिटेलिंग देखी, जहां कैरेक्टर बहुत रियल लग रहे थे, जहां जितने अभिनेता थे वो बहुत प्रचलित चेहरे नहीं थे, बलराज साहनी साहब के अलावा। उससे पहले मैं शौकत कैफी साहिबा को भी नहीं जानता था, फारूक शेख साहब भी तब नए थे किसी फिल्म में। तो ये सारे वो लोग थे जो एक बड़े जाने पहचाने से, आम से लोगों वाले चेहरे लेकर हमारे सामने आए और एक बड़ी पहचानी हुई सी कहानी हमको दिखा रहे उसकी। और आज जब हम पलट कर देखते हैं तो गर्म हवा में हमारे साहित्य के बहुत बड़े नाम इसमें जुड़े थे। इसमें चुगताई जैसी लेखिका उसमें शामिल थी, कैफी आजमी जैसे लेखक उसमें शामिल थे, शमा जैदी साहिबा ने उसकी पटकथा लिखी। जाहिर है उस वक्त उनकी उम्र बहुत कम थी, मगर बड़ा काम था। और उसके साथ ईशान आर्या जैसे कितने अच्छे सिनेमेटोग्राफर उससे जुड़े हुए थे। और सत्यू साहब खुद, सत्यू साहब की पहली फिल्म थी, लेकिन सत्यू साहब बताते खुद बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर रहे हैं हमारे सिनेमा में, और हकीकत जैसी फिल्म के लिए उनको अवार्ड भी मिला। तो ये सारे जब लोग मिलकर आपके सामने, और बलराज साहनी खुद बहुत अच्छे लेखक भी थे, अभिनेता तो थे ही बहुत अच्छे, और जो बिल्कुल जिसको हम फितरी अदाकारी कहते हैं या हम बहुत ही स्वाभाविक अभिनय कहते हैं, उसके वो मास्टर। अब इन सारी चीजों को लेकर वो फिल्म आती है और वो एक अपनी तरह से छवि छोड़ जाती है। और उसके बारे में सत्यजीत रे साहब ने, बाद में मैंने पढ़ा, अपनी एक पूरा लंबा आर्टिकल उन्होंने उस फिल्म की तारीफ करते हुए और उसकी डिटेलिंग और उस तरह की बातें उन्होंने कही थी। और जाहिर है कि शमा जैदी साहिबा की पहचान भी उस फिल्म से बनी। और गालिबन सत्यजीत रे साहब ने जब शतरंज के खिलाड़ी जैसी पहली हिंदी फिल्म वो बनाने आए, जो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वो पहली बार 25-30 साल के काम के बाद वो आ रहे थे हिंदी में फिल्म बनाने, और हिंदी में वो पहली फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रेमचंद की कहानी लेते हैं, शतरंज के खिलाड़ी, जो हम सब ने पढ़ी थी, और वो लखनऊ में शूट होती है और उस पूरे माहौल को वो रिक्रिएट करते हैं। जाहिर है कि उस वक्त मुश्किलात थी, सेट्स उस तरह से अवेलेबल नहीं थे, जो महल वगैरह उनको चाहिए थे। तो उन्होंने कुछ हिस्सा कलकत्ता में किया था, कुछ हिस्सा लखनऊ में किया था। और उसकी जो कॉस्ट्यूम्स थी, यानी वाजिद अली शाह साहब के उस दौर को रिक्रिएट करना, और उसमें नवाब कैसे रहते थे और नवाबों के घर का रहन सहन, उनका उठना बैठना, उनकी वज़ादारी, यानी जो हम जिस तरह से वो लोगों से मिलते थे, जिस तरह बाहर निकलते थे, जिस तरह दुशाला ओढ़ते थे, जिस तरह हुक्का पीते थे, हुक्का शेयर करते थे। अब हुक्का शेयर करना भी एक बात थी, नेचा कैसे होगा और उसका पाइप वो कैसी होगी, और उसका जो जिसमें पानी होता है वो बर्तन कैसा होगा। अब ये डिटेल उस काल के हिसाब से रिक्रिएट करना आसान काम नहीं। वो बात दूसरी कि सत्यजीत रे खुद बजाते, खुद बहुत बड़े प्रोडक्शन डिजाइनर भी थे, क्योंकि वो हर चीज को स्केच करते थे। उनके दिमाग में जो उस वक्त स्क्रिप्ट लिखते हुए आइडियाज आते थे, वो एक नोटबुक पे उसकी ड्राइंग्स बना लेते थे। तो जैसे कोटरम साहब का कमरा कैसा होगा, उसकी एक ड्राइंग सत्यजीत रे साहब की मैंने देखी, या वो कैरेक्टर कपड़े कैसा पहनेगा, उसकी दाढ़ी कैसी होगी, उसकी मूंछ कैसी होगी, वो विजुलाइज करते थे। और कुछ वहाँ की जो लाल बारादरी, सॉरी, चौक में घंटाघर वाली जो एक उनकी कलेक्शन था पुरानी मिनिएचर्स का, उसमें से उन्होंने कुछ चीजें देख के ली। तो शमा जैदी साहिबा ने जब शतरंज के खिलाड़ी की, जो अपने आप में उस दौर की बहुत बड़ी फिल्म है, तो उसमें उनका काम बिल्कुल अलग आता है। और उस काम में जाहिर है कि डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कोई एवरेज आम फिल्म मेकर नहीं बना रहा, वो हिंदुस्तान का और विश्व का सबसे बड़े फिल्म मेकर्स में से एक माने जाने वाला व्यक्ति बना रहा है, जिसका नाम है सत्यजीत रे, जिसको दुनिया भर के अवार्ड्स उस वक्त तक मिल चुके थे, और जिसकी गिनती मास्टर्स ऑफ सिनेमा में की जाती है। और उनके साथ काम करना शमा जैदी साहिबा का, स्क्रिप्ट में भी
और एज कॉस्ट्यूमिंग में, सेट्स में और बहुत बड़े हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर रहे हैं बंसी चंद्रगुप्त साहब, उसके सेट्स कर रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा पूरी रेकी की थी, उन्होंने हवेलियां देखी थी, उन्होंने वो जगहें देखी थी। और शमा साहिबा चूंकि उसमें बिल्कुल शुरू से जुड़ी हुई थी, उसके स्क्रिप्ट में भी शामिल थी, उसके विजुअलाइजेशन में भी शामिल थी। तो दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट काम मुझे जो कॉस्ट्यूम का लगता है और विजुअलाइजेशन का लगता है, जाहिर है उसमें दोस्त बंसीदा उनके दोस्त भी थे, तो वो उस पूरे माहौल को क्रिएट करना, लखनऊ की उस पूरी तहजीब को क्रिएट करना, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन बहुत साफ नजर आता है। चाहे गरम हवा हो, चाहे ये आप शतरंज के खिलाड़ी फिल्म हो, और इवन बाद में जो जुनून फिल्म बनाई श्याम बेनेगल साहब ने, उसमें ऑफिशियली शमा आपा का नाम नहीं है और उस तरह से वो गालिबन शूटिंग में ज़्यादा मौजूद भी नहीं थी, लेकिन उनकी ही एक असिस्टेंट, मेरी सीनियर, बहुत मुझसे सीनियर सबा जैदी साहिबा, जो उनके साथ असिस्ट कर रही थी उनको शतरंज के खिलाड़ी, उन्होंने उसकी कॉस्ट्यूम की थी जुनून फिल्म की श्याम बेनेगल साहब की। और उसी के फौरन बाद उमराव जान वहाँ लखनऊ में बनी, मुजफ्फर अली साहब ने बनाई, जिसकी पटकथा शमा साहिबा ने लिखी, और उसकी कॉस्ट्यूम मुजफ्फर साहब की बीवी ने की थी। मगर ये 3 फिल्में लगातार जो लखनऊ में 1857 के आसपास बनी, 3 अलग अलग निर्देशकों ने बनाई, 3 अलग अलग अंदाज के निर्देशकों ने बनाई, 3 अलग अलग तरह की कहानियां उसमें बनी। एक नॉवल पर बेस्ड बनी, एक प्रेमचंद की कहानी पर बनी, एक मिर्जा हादी रुस्वा की नॉवल पर बनी, और एक रस्किन बॉन्ड की कहानी से जुड़कर बनी। तो ये तीनों साहित्य से जुड़ी हुई चीजें और तीनों साहित्यिक माहौल वाली चीजें, और उसमें तीनों अपनी अपनी तरह से उस एक काल को देख रहे हैं 3 निर्देशक, और उसमें शमा जैदी साहिबा तीनों में मेरे हिसाब से जरूर मौजूद है। और यही वजह है कि जब भी मैं वो फिल्म देखता हूँ तो हमेशा उन फिल्मों की सहजता पर मुझे बहुत रश्क आता है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए एक रिक्रिएशन है कोर्ट कल्चर का पूरा, और वो कोर्ट कल्चर उन सारे कोर्ट कल्चर से फर्क है जो उससे पहले सो कॉल्ड मुस्लिम सोशल दिखाते हैं। और उसके बाद एक और फिल्म आती है जिसमें हम जमींदाराना पूरा तहजीब देखते हैं उस दौर की, और उसके बाद एक तीसरी जिसमें उसमें कोठे के थोड़े से हिस्से हैं और उस कल्चर को भी हम देखते हैं। सो ये अलग अलग शेड एक सोसाइटी के इस तरह से पेश करना, वो बहुत। अब कॉस्ट्यूम में क्या करना, कॉस्ट्यूम में आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप सीन के हिसाब से, क्योंकि फिल्म में क्या होता है, फिल्म में कहानी होती है, उस कहानी को हम टुकड़ों टुकड़ों में बांट के दृश्य बनाते हैं, और उस दृश्य में क्या होता है, एक सिचुएशन होती है, एक स्थिति परिस्थिति होती है, उसमें कुछ चरित्र होते हैं, और वो चरित्र उस परिस्थिति में क्या सोच रहे हैं, किस तरह सोच रहे हैं, उसके बारे में हम दर्शकों को बताते हैं, और उसके सहारे हम कहानी को दर्शकों तक पहुंचाते हैं। अब उसमें किस सीन में, किस माहौल में, किस तरह के कपड़े पहने जाएंगे, इसके बारे में जो चर्चा है, ये जाहिर है डायरेक्टर के माइंड में एक इमेज होती है, डिजाइनर उस इमेज को लेकर अपने हिसाब से उसमें अपना वैल्यू एडिशन करते हैं, एक दूसरा क्रिएटिव माइंड जुड़ता है तो कुछ और आइडियाज आते हैं, और वो सब मिलकर जो एक आदमी सोच सकता है वो 4 आदमी मिलकर उसको और बेहतर स्तर पर ले जाते हैं और बड़े स्तर पर ले जाते हैं। और वो काम शमा जैदी साहिबा ने इन सारी फिल्मों जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें उनकी बतौर आर्ट डायरेक्टर एक फिल्म मुझे बहुत पसंद है, इसका नाम है भूमिका। भूमिका श्याम बेनेगल साहब की एक फिल्म है जो एक फिल्म एक्ट्रेस की कहानी है, और उस फिल्म एक्ट्रेस की कहानी को कहते हुए बेनेगल साहब हिंदी सिनेमा की एक तरह से छोटी मोटी यात्रा कर लेते हैं, जो चरित्र उस कैरेक्टर की भी यात्रा है, और वो एक तरह से हमारे आर्ट डायरेक्शन की भी यात्रा है, हमारे कॉस्ट्यूम डिजाइन की भी सिनेमा की यात्रा है, और उसके साथ साथ संगीत की भी एक यात्रा है। यानी हम शुरू करते हैं, स्टंट फिल्म का हिस्सा देखते हैं, एक नाट्य संगीत से जुड़ा हुआ एक अंश देखते हैं, उस तरह के सेट देखते हैं, तो हमारे सामने 40s 50s की सिनेमा की छवियां
चीजें नजर आनी हमको शुरू होती हैं। अलग अलग तरह की चीजें उसमें उन्होंने इस्तेमाल की हैं और उनके सेट वैसे बनाना जैसे उस काल में बनती है। और उसमें गोविंद निहलानी साहब ने जो फोटोग्राफी की है, सिनेमाटोग्राफी, उसमें भी उन्होंने इस बात का ख्याल रखा है कि कौन सा लेंस होता था, कौन सा स्टॉक होता था। अब ये सब चीजें मिलकर श्याम बेनेगल जैसे पारखी नजर वाले फिल्म मेकर के साथ जब बनती है तो उसकी डिटेल क्या, वो मेरे लिए बहुत बड़ा रेफरेंस है। मैं जब भी अपने स्टूडेंट से या किसी और से बात करता हूँ तो मैं उनको भूमिका फिल्म जरूर देखने को कहता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ उसमें आप ये देखिए कि कैसे सिनेमा के अलग अलग समय को हमने मंच पर, फिल्म स्क्रीन पर देखा है और उस फिल्म स्क्रीन पर दिखाते हुए कैसे कैरेक्टर ग्रो कर रहा है, कैसे उसके हिसाब से आर्ट डायरेक्शन इवॉल्व हो रहा है फिल्म के अंदर, कैसे वो कहानी बढ़ रही है। चीजें बिल्कुल गुंधी हुई है, इस तरह से गुंधी हुई है कि आप एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते। और वो वैसे भी मुझे व्यक्तिगत रूप से श्याम बेनेगल साहब की बेहतरीन फिल्मों में से एक लगती है। एक और फिल्म जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो है मंथन। मंथन वैसे तो गुजरात के डेयरी फार्म या उसके गांव के जो दूध वालों से जुड़ी हुई कहानी, और उसको उन्होंने बनाया वही गुजरात की ही एक्चुअल लोकेशंस पे जाके शूट की वो चीजें। मगर एक्चुअल लोकेशन पे शूट करना कई दफा बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि आप सिनेमा और अपनी कहानी के हिसाब से जो चीजें चाह रहे होते हैं कई दफा आपको मिलती हैं, कई दफा नहीं मिलती। तो हमें उनको ऑलमोस्ट सेट की तरह ही ट्रीट करना पड़ता है। हमें बहुत सी चीजें बाहर से ले जाकर उस दृश्य की जरूरत के हिसाब से, उस कहानी के हिसाब से, चरित्र की जरूरत के हिसाब से वो चीजें उसमें रखनी पड़ती है और दिखाना पड़ता है। और मंथन की खूबसूरती ये है कि उसमें डॉक्यूमेंट्री रियलिज्म जो है बिल्कुल गहराई से देखी हुई, ऑलमोस्ट नेचुरलिस्टिक स्टाइल की जो उसमें आर्ट डायरेक्शन और कॉस्ट्यूमिंग है उसका सबसे खूबसूरत पहलू है, क्योंकि उसको आपको पूरी फिल्म में ये एहसास नहीं होता कि इस फिल्म में कोई आर्ट डायरेक्टर है, इस फिल्म में कोई कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। सब चरित्र लगता है कि जीवन में घूम रहे थे और आपने उसको कैमरे में कैद कर लिया। उसमें ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्री की कई दफा फील आती है आपको देखकर, कई दफा लगता है कि ये कुछ थोड़ा सा रेंज है। लेकिन मंथन एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक्सेंट है, आर्ट डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम डिजाइन आपका ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचता है और उसकी वजह से वो कहानी और खूबसूरती और सच्चाई के साथ आप तक पहुंचती है। तो ये एक तरफ आप फिल्म देखते हैं शतरंज के खिलाड़ी, उसकी कॉस्ट्यूम और उसके बाकी पहलू देखते हैं। आप भूमिका जैसी फिल्म देखते हैं जिसमें आर्ट डायरेक्शन बार बार आपको याद दिला रहा है कि हम उस काल की बात कर रहे हैं जब नाडिया जैसी स्टंट फिल्में बनती थी, या हम उस काल की बात कर रहे हैं जब नाट्य संगीत से जुड़ा हुआ संगीत की तरह गाने पिक्चराइज होते थे, जब हम उस समय की बात कर रहे हैं जब सीन लिखने का तेवर माइथोलॉजिकल फिल्म में ऐसा होता था कि मुंह से आग निकल रही है सेट में। तो वो जो सारी चीजें हैं उसमें अभिनय का स्टाइल भी बदला है, लेकिन उसके साथ कॉस्ट्यूमिंग भी बदली और उसकी डिटेल भी बदली। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आम फिल्म देखते हुए हम अक्सर नोटिस भी नहीं करते, और उसका कई दफा नोटिस ना करना उस काम की खूबसूरती होता है। उसमें ये नहीं लगता कि डिजाइनर आके आपके सामने खड़ा हो गया कि कह रहा मेरा काम देखो, मेरा काम देखो, देखो ये मैंने क्या ड्रेस बनाया है, देखो मैंने ये कितना खूबसूरत इसको ये झुमका पहनाया और ये कितना अच्छा घाघरा पहनाया। भले वो गांव की उस गरीब तबके की हीरोइन जो होती है हमारी एवरेज फिल्म में, वो आप देखिए लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े कॉलर के और उसमें कॉस्ट्यूम में पहने होती है। उसमें कोई बिल्कुल ख्याल नहीं होता कि इसका सच्चाई से, असली जीवन से कितना संबंध है। वो एक अलग सिनेमा है, उसकी अपने अलग तकाजे हैं, उसकी अलग मजबूरियां हैं, उस पर बात करना हमारा। मैं सिर्फ उन पहलुओं की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ आप सबका। जब एक बड़ा रचनाकार समझदारी जैसा आता है और कॉस्ट्यूम्स में इन्वॉल्व होता है, सेट्स में इन्वॉल्व होता है, तो किस तरह से डिटेल के सहारे आपके सामने एक पूरी जीवन शैली रखता है, एक पूरा लाइफस्टाइल आपको दिखाता है, और वो लाइफस्टाइल ही उन कैरेक्टर्स को बिलीवेबल बनाता है। और ये भी अचानक नहीं हुआ है कि श्याम बेनेगल साहब हो, सत्यू साहब हो,
इन लोगों ने शमा जैदी के साथ ज्यादा काम किया, क्योंकि उनके सिनेमा की जरूरतें और शमा जैदी साहिबा की सोच और टेम्परामेंट काफी मिलता जुलता है। तो जाहिर है कि जब उस तरह का काम करना होता है तो जो पहले नाम आते हैं वो शमा जैदी साहिबा में से। उनकी और बहुत सी फिल्में जो आपने देखी और हमने देखी, मैंने तो अभी आपको मंथन, गरम हवा, मृग तृष्णा का भी जिक्र किया मैंने, फिर उसके बाद अभी शतरंज के खिलाड़ी का हम जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद एक और काम उन्होंने बड़ा लाजवाब लिखा था, भारत की खोज, जिसमें मैं पहली बार बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर रिसर्च पर्सन जुड़ा था, और उसमें शमा जैदी साहिबा ने मेरी बहुत मदद की। मानने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि शमा आपा ना होती तो मेरे लिए मुश्किलें बहुत, और शमा जैदी साहिबा की जो रिसर्च थी वो मेरे बहुत काम आई, बल्कि शमा जैदी साहिबा की राय बहुत काम आती थी। उनका एक तरह से बहुत ही तीखी और पैनी निगाह से चीज़ों को देखना, समझना, एनालाइज करना और हमको गलतियां करने से रोकने का एक बड़ा काम शमा जैदी साहिबा उस प्रोजेक्ट में कर रही थी। क्योंकि वो स्क्रिप्ट राइटर भी थी और रिसर्च से भी जुड़ी थी, तो जाहिर है वो जिस तरह से उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए वो थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं उसमें लेट शामिल हुआ था, मैं बाहर से आया था, तो मैं उस सोच के साथ नया था, और शमा जैदी साहिबा उस सोच के साथ 1-2 साल पहले से जुड़ी। वो उनका बड़ा अच्छा कमाल का काम है। राइटिंग का तो है ही, मगर मैं ये सिर्फ आप सबके सामने कह रहा हूँ कि उसकी जो विजुअल जो कंपोनेंट है, सेट्स, कॉस्ट्यूम्स, नीतीश रॉय थे आर्ट डायरेक्टर, उनके साथ और मेरे साथ उनके बाकायदा डिस्कशंस और बातचीत होती थी, और उसमें उस वक्त मैं बिल्कुल नया था। मेरे लिए पहला सिनेमा और टेलीविजन का प्रोजेक्ट था बॉम्बे। उस वक्त बॉम्बे ही कहलाता था। मैं थिएटर के बैकग्राउंड से आया था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ, अबीब साहब के साथ काम करके। मेरे लिए सब चीज़ें उस वक्त नहीं थी, तो मुझे सीखने में बहुत मदद मिली उनसे। और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का, जैसे मैंने कहा, मुझे आज भी जो काम अच्छे लगते हैं उसमें बहुत सी ऐसी कहानियां होती हैं जिसमें अगर आपका ध्यान कॉस्ट्यूम नहीं खींच रही है, अगर आपका ध्यान आर्ट डायरेक्शन नहीं खींच रहा है, तो वही उसकी सफलता है। क्योंकि अगर आपने कहा वाह क्या कपड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान कहानी से हट रहा है। आप कहते हैं क्या खूबसूरत सेट्स थे, अगर फिल्म कैसी थी, फिल्म ठीक ठीक थी, तो वो फिल्म ठीक ठीक होना और सेट का बहुत अच्छा होना और कॉस्ट्यूम का बहुत अच्छा होना, अंततः तो अच्छी फिल्म ही होती है, और उसमें सब शामिल होते हैं, और वो सब लोग मिलकर ही एक अच्छे सिनेमा को रचते हैं। और शमा जैदी साहिबा का बार बार मैं इस पहलू पर आप लोगों का नजरिया इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप उनकी फिल्मोग्राफी देखें, इवन वो फिल्में जो उन्होंने लिखी, वो विजुअली बहुत स्ट्रांग फिल्म, उसकी जो संरचना है, उसका जो चाक्षुष रूप है, उसको जिस तरह से पर्दे पर दिखाया गया है, उसमें मुझे शमा जैदी साहिबा की प्रेजेंस नजर आती है, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया। मैं दूसरे, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका जो आर्ट डायरेक्टर है, उसका जो कॉस्ट्यूम वाला है, उसके क्रेडिट को कम करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनको ऊपर भी कहीं मुझे कहीं कहीं उनकी छाप नजर आती है, जो उस प्रोजेक्ट को एक अलग तेवर देती है, एक अलग पहचान देती है, और वो तेवर पहचान ही उस काम की पहचान बन जाता है। और श्याम बेनेगल साहब खुद इतने बड़े मायने हुए निर्देशक हैं, उनकी फिल्में विजुअली अच्छी होती है, बजाते खुद बहुत अच्छे समझदार व्यक्ति हैं, जहाँ तक सेट्स, कॉस्ट्यूम्स और दूसरी चीजों के बारे में जानकारी। अगर वो दूसरे आदमी को रखते हैं उस काम के लिए, सब खुद नहीं करते, आपके साथ उनकी पूरी टीम लगती है, और करता मैं हूँ या शमा आपा हैं या पिया साहिबा हैं, श्याम बेनेगल साहब की फिल्म होती है। लेकिन श्याम बेनेगल साहब कहीं ना कहीं हम सबको जोड़ के फिल्म को एक अलग स्तर पर उठा लेते हैं, एक अलग जगह ले जाते हैं। सत्यजीत रे साहब की अकेली 2 फिल्में, अगर आप सदगति को भी गिने, तो सदगति की सेटिंग अलग थी, उसमें उस तरह से
शायद एक स्पेशलिस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर की जरूरत नहीं थी जिस तरह से शतरंज के खिलाड़ी में थी, क्योंकि वो एक काल, एक गिवन कैरेक्टर जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता था, उसको डॉक्यूमेंट करने की भी बात थी। उसके रहन सहन के हमारे पास जो अवेलेबल हिस्टोरिकल रेफरेंसेस थे, उसकी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को करेक्टली ट्रीट करने की ऑन स्क्रीन ज़रूरत थी। पर्दे पर वो कैसे आएगा, उसको कैसा दिखाएंगे, क्योंकि ज़रा ज़रा सी चीज़ें हैं जो आपके पूरे रस को भंग कर देती हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप बहुत सी ऐसी फिल्में जो दोबारा बनी हो उसी काल पर, उसमें अगर आप एक्टर्स और एक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज देखिए तो उनको गरारा उठा के चलना नहीं आता। गरारा कैसे पहना जाएगा? अब ये जाहिर है कि उन एक्टर्स ने देखा नहीं है, उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब वहां शमा जैदी साहिबा जैसा कोई होता है तो उनको बताता है दुशाला कैसे डाला जाएगा, जैसा मैंने आपसे जिक्र किया हुक्का कैसे पिया जाएगा। हुक्का पीना भी अपने आप में एक तहजीब का हिस्सा है, पान खा के थूकना भी तहजीब का हिस्सा है। उस आज जैसे गुटखा खा के आदमी सड़क पर थूकता है वैसे नहीं थूका जाता, लेकिन ये सबको मालूम है कि पान अगर थूकना है तो पीता नहीं। उसका भी एक अदब है, उसकी भी एक तहजीब है, और उस तहजीब को जब आप पर्दे पर लेकर आते हैं तो कैरेक्टर आपको लगता है कि हाँ ये सही है। तो आप हैं वही संजीव कुमार साहब जो शोले में बने हैं ठाकुर, लेकिन वही संजीव कुमार साहब जब उन कपड़ों में आते हैं तो उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदली हुई है। बड़े अभिनेता हैं, बॉडी लैंग्वेज भी बदलते हैं, मगर वो कहीं ना कहीं कॉस्ट्यूम का भी तकाजा है कि वो उस तरह से बैठे, उस तरह से चले, और उस तकाजे को समझाने और पूरा करने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है जो उस वक्त के डिजाइनर हैं, जैसे श्यामा जैदी या रिचर्ड एटनबरा आए थे, तो वो पूरी जो कॉस्ट्यूम लेकर आए थे, वो शमा पर से बात हुई थी मेरी, उन्होंने कहा वो ठीक नहीं थी, तो उनके लिए फिर वहाँ कलकत्ता में बनाई कॉस्ट्यूम, और फिर उनको पहनाकर वहाँ की गर्मी में, और वो नॉन एसी स्टूडियोज की हम बात करें उसमें वो कपड़े पहन के आदमी कर रहा, मगर तकाजा है कि आपको लखनऊ की सर्दी दिखानी, उसका जाड़ा दिखाना है, तो जाड़ा बिना गर्म कपड़े के स्क्रीन पर नजर ही नहीं आएगा। हम जो अक्सर फिल्में देखते हैं उसमें मौसम नाम की कोई चीज होती नहीं है। एक सीजन में पूरी पिक्चर चलती है, उसमें न गर्मी होती है, ना जाड़ा होता है, ना बरसात होती है, ना बसंत का मौसम होता है। वो कहानी, और कई दफा कहानी में शायद उसकी जरूरत भी नहीं होती, ऑडियंस उसको नोटिस भी नहीं करता। वो कहानी देखता है, चरित्र देखता है, उसको लगता है ठीक है, बात आगे बढ़ जाती है। लेकिन जब एक बड़ा फिल्मकार जिसका पूरा तकाजा है कि अब सच्चाई, एक यथार्थ को पूरी यथार्थवादी परंपरा के अनुसार दिखाना, जब एक फिल्मकार सोचता है तो उसके लिए ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती है। खासतौर से अब आप 1857 के गदर न्यूटनी पर अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो वो तो गर्मी में हुई थी 10 मई को। अब अगर आपको 10 मई के पहले के हालात दिखाने दिल्ली में अटैक के, तो उसको गर्मी में ही आप कर पाएंगे, आप जाड़ा नहीं दिखा पाएंगे। आप भले कुछ कर लें, क्योंकि वो हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसकी एक तारीख है। 15 अगस्त 1947 एक दिन है जिसका इतिहास है। ऐसा नहीं हो सकता कि उस दिन आप दिल्ली में जाड़ों के कपड़े कर दें, या 26 जनवरी को आप गर्मी के कपड़े कर दें। लेकिन कई दफा कहानी में जरूरत नहीं होती तो हम उसको नहीं करते, मगर कुछ चीजें इतिहास के साथ जुड़ी हैं जो सबकी जानकारी में, और उसको रिक्रिएट करना स्क्रीन पर अक्सर बहुत मुश्किल होता है। और उसमें शमा आपा वगैरह का बहुत बड़ा, शमा आपा का खास तौर से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जी, एक बात जो सामने आ रही है कि एक बड़ी, ये कुछ कमेंट आया है किरण कुमार साहब का, संस्मरण विचारों पर बात आ रही है कि एक बड़ी है ये अफसोसजनक परिपाटी हमारे साथ जुड़ी फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर रिसर्च कहानी अधिक बजाय हम प्रोड्यूसर और हीरोइन के नाम फिल्मों के अवसर से महत्वपूर्ण समझते हैं। जी, ये इसको मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब हम ऐसी चर्चा करते हैं तो एक कोशिश तो यही होती कि फिल्म के उन पहलुओं की तरफ आपका ध्यान जाए जिनके बारे में आप फिल्म देखते हुए शायद सोचते भी नहीं, और उसमें आपकी गलती नहीं है या उन दर्शकों की गलती नहीं है।
वो तो दर्शक कहानी देखने जा रहा है, वो अपने मनोरंजन के लिए जा रहा है, उसके सरोकार दूसरे, और उस सरोकार में सत्यता उसके लिए उस वक्त जो सिनेमा दिखाता है वो सत्य है, और वो ये मान के चलता है जो वो देखने वाला है वो सत्य है। तो वो तीन भाई मिलकर अगर माँ को खून देते हैं उस वक्त, तो वो सत्य उसको लगता है, उस पर तालियां भी बजाते हैं लोग। तो ये उस डायरेक्टर का उस समय का जो आपके सामने प्रस्तुतिकरण है, वो आपको अपनी कहानी के साथ बहा के ले जाता है, और आप इन सब पहलुओं के बारे में सोचते भी नहीं कि इसका आर्ट डायरेक्टर कौन होगा, इसका कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन होगा, इसका स्क्रिप्ट राइटर कौन होगा। आप तो कहते हैं साहब फिल्म बहुत, जाहिर है कि निर्देशक का माध्यम ही माना जाता है सिनेमा, इसलिए निर्देशक महत्वपूर्ण होता है। और पहले के जो निर्देशक में 50 के दशक के अगर आप निर्देशकों की बात करें तो विमल रॉय साहब थे, या वी शांताराम साहब थे, या राज कपूर साहब थे, गुरुदत्त साहब थे, या महबूब खान थे, ये वो फिल्म मेकर्स थे जिनकी अपनी एक पूरी परंपरा और एक छाप उनकी हर फिल्म में नजर आती। अब जाहिर है कि उतने बड़े फिल्मकार सदियों में होते हैं, उस समय हो गए, उनके साथ लेखक भी बहुत अच्छे जुड़े थे, उनके कला निर्देशक भी बहुत अच्छे थे, उनके कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी बहुत अच्छे थे। अब मैं अचरेकर साहब का मैंने नाम लिया, जो राज कपूर साहब के आर्ट डायरेक्टर थे, आप उनका काम देखिए, राज कपूर साहब के हिसाब से उन्होंने किया, जबकि वो थे आर्ट स्कूल के ट्रेंड पेंटर। या बंसी चंद्रगुप्त साहब सत्यजीत रे साहब के साथ जुड़े रहे, बंसीदा का काम देखिए वो बिल्कुल अलग है, नीतीश रॉय साहब का काम देखिए वो आपको अलग नजर आता है, सुरेंद्र दा की फिल्मों को देखिए, मेन स्ट्रीम की पॉपुलर फिल्मों के भी आर्ट डायरेक्टर रहे, और बंदिनी जैसी फिल्में भी उन्होंने आर्ट डायरेक्शन किया। तो ये तो सिनेमा और उसके तकाजे के साथ जुड़ती है बात कि मैं बस एक और फिल्म का, निशांत का जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें शमा जयती साहब, वो भी लोकेशन पर श्याम बेनेगल साहब ने शूट की थी। मंथन, निशांत ये उनके शुरुआती दौर की फिल्में थी, कल दूसरी या तीसरी फिल्म थी श्याम बाबू, और उसमें भी जो सहजता है, जिस सहजता की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वो अगर आप कंपेयर करें दूसरी फिल्मों से तो आपको लगेगा कि जो सेट है, हवेलियां हैं तो हवेलियां लार्जर देन लाइफ होती है, कैरेक्टर्स कपड़े पहनता है तो कपड़े ऐसे पहनता है कि आपको ध्यान जाता है कि हाँ ये देखिए ये काला कपड़ा सर पे बांध के आया और ये काले कपड़े, ये टेररिस्ट। आज टेररिस्ट जो है वो यहाँ पे टीके का निशान होता है, उसके मूछें नहीं होती, दाढ़ी होती है, हम कहते हैं टेररिस्ट है। तो ये क्या हो रहा है, ये स्टीरियोटाइपिंग हो गई है। हम एक चरित्र को स्टीरियोटाइप की तरह हम ट्रीट करने लगे, और स्टीरियोटाइप तोड़ना इसलिए जरूरी होता है कि बनी बनाई छवि के सहारे हम यथार्थवादी कहानियां नहीं कह सकते। जब हम यथार्थ की बात करते हैं तो एक होता है यथार्थ, और एक होता है यथार्थ के पीछे का सत्य। और एक बड़ा फिल्मकार ये दोनों ही आपको दिखाना चाहता है, वो आपको रियलिटी भी दिखाता है और ट्रुथ बिहाइंड रियलिटी भी दिखाता है। इस यथार्थ के पीछे का सत्य भी महत्वपूर्ण। अगर हमारा जो पॉपुलर सिनेमा है उसके तकाजे अलग हैं, उसकी वैल्यूज अलग हैं, और वो अपनी तरह से तर्क संगत है, उसको लेकर कोई बहस करने की जरूरत नहीं। मगर जो हमारा दूसरा सिनेमा जो रियलिस्टिक है, जो यथार्थवाद की तरफ से जिसकी कहानियां जुड़ती हैं, जिसकी निर्देशकों का जीवन को देखने का दृष्टिकोण कला में यथार्थवादी, उन सिनेमा में शमा जैदी साहिबा जैसे लोग बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं कि जब आप हिंदुस्तान की 10-15 ऐसी फिल्में देखेंगे यथार्थवादी सिनेमा की, या अच्छी सुथरी फिल्में देखेंगे, तो आप पाएंगे उसमें शमा जैदी 3-4-5 फिल्मों में है। और मैं उस तरफ आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, प्रोडक्शन डिजाइनिंग का, कॉस्ट्यूमिंग का, आर्ट डायरेक्शन का, जो शमा साहिबा ने उस तरह से किया। और अपनी बात खत्म तो नहीं करूंगा, अगर कोई सवाल है या कोई विचार है तो मैं कहूँगा, आप में से कोई पूछना चाहे, जानना चाहे तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। जी मित्रों, अर्पण जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद सलीम साहब, इतनी व्यवस्थित चर्चा के लिए, क्रमवार चर्चा के लिए, और लगभग
उन सभी आवश्यक फिल्मों पर चर्चा हुई जिनके आर्ट डायरेक्शन से और जिनके कॉस्ट्यूम डिजाइन से शमा जी जुड़ी रही है। मित्रों, आप जानते हैं कि सलीम आरिफ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक हैं और फिल्मों और रंगमंच दोनों ही क्षेत्रों में सक्रिय हैं। शमा जैदी भी फिल्मों में आने से पहले काफी समय तक रंगमंच में सक्रिय रही। हिंदुस्तानी थिएटर और इप्टा दोनों ही के कई नाटकों में कॉस्ट्यूम डिजाइन से गहरे जुड़ी रही हैं। ऐसे में हमने सलीम जी से फिल्मों के आर्ट डायरेक्शन, कॉस्ट्यूम डिजाइन और ये सब मिलकर जो एक प्रोडक्शन डिजाइन का जो एक बड़ा कलेवर बनता है उस पर चर्चा सुनी। क्योंकि सलीम आरिफ स्वयं भी फिल्मों के प्रोडक्शन डिजाइन के साथ साथ नाटकों के भी प्रोडक्शन डिजाइन से जुड़े हुए हैं और शमा जी भी अपने जीवन के शुरुआती दौर में उन कार्यों से गहरे जुड़ी रही हैं। तो सलीम जी, अगर कुछ ध्यान कुछ बातें ऐसी आ रही हों तो इन दोनों के अंतर को भी थोड़ा समझें हम लोग, फिल्मों के प्रोडक्शन डिजाइन को और नाटकों के प्रोडक्शन डिजाइन को, और इसमें भी शमा जी के काम पर कुछ चर्चा हो। सलीम, नाटक की जरूरत और शर्तें अलग होती हैं, क्योंकि नाटक जिस मंच पर हो रहा है वो दर्शक को भी पता है कि इसका ये मंच पर हो रहा है घटित, उसमें सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ लेकर वो नाटक देखने आता है और ये देख रहा होता है कि ये जो घटना हो रही है ये तो है तो नाटक। लेकिन जब आप देखते हैं तो कहानी के साथ आप मान लेते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि देखिए चांद कितना सुंदर है, तो आप दर्शक अपने मन में नाटक में वो चांद विजुलाइज कर लेता है, सोच लेता है, देख लेता है। लेकिन सिनेमा में अगर मैं कहूँ कि देखो चांद कितना सुंदर है, तो मुझे चांद का शॉट लगाना पड़ेगा। उसके बिना देखे आप सुंदर मानेंगे नहीं, क्योंकि आप निर्देशक की नजर से कहानी देख। नाटक में भी निर्देशक है, मैं निर्देशक को गौर नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें यथार्थ को दिखाने के तकाजे बदल जाते हैं। बहुत सी चीजें दर्शक विजुलाइज कर लेता है, इमेजिन कर लेता है और अपनी तरह से उसको देख लेता है और वो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार आता है। सिनेमा में ऐसा नहीं है। आप सिनेमा में ऐसा नहीं हो सकता कि, हालांकि लोगों ने प्रयोग किए हैं कि आपने गोली मारी और खून नहीं निकला तो आपको लगेगा ये आदमी मरा नहीं। मंच पर आपने गोली मारी, आदमी गिर गया, आप मान लेंगे मर गया और आप इमोशनली रोएंगे भी, आप उस कलाकार के व्यथा को भी समझेंगे और उसके साथ इमोशनली बह भी जाएंगे। सिनेमा में आपको एडिशनल सपोर्ट चाहिए होता है। सिनेमा में म्यूजिक और विजुअल्स मिलकर आपको एक अलग माहौल में ले जाते हैं। तो आपकी अक्सर जो क्रिटिकल फैकल्टीज हैं उसको ओवर पावर कर लेता है मीडियम। थिएटर में ऐसा कम होगा। थिएटर में ये बार बार एहसास बना देता है कि नाट्य धर्मी नाटकों में खासतौर से कि मैं नाटक देख रहा हूँ, और नाटक देखते हुए भी हम रस का मजा लेते हैं जैसे सिनेमा में लेते हैं। तो मोटा फर्क अगर आप मुझसे पूछें तो सिर्फ ये है कि यथार्थ को दिखाना और सिनेमा में हमारी एक्सपेक्टेशन चीजों को विजुअली स्क्रीन पर जोड़कर देखने की एक पूरी जबान बनी है, एक तरह से एक भाषा विकसित हुई है सिनेमा की। उस भाषा के तहत हम देखते हैं कि ये सारी चीजें बहुत जरूरी है और हमें विजुअली कई दफा चीजें रीइंफोर्स करनी पड़ती है। नाटकों में अक्सर ऐसा होता है कि हम विजुअली ना भी रीइंफोर्स करें, तो अगर मैं हैमलेट को आज कंटेम्प्रेरी कॉस्ट्यूम्स में कर रहा हूँ तो मेरे लिए संभव है। मिट्टी की गाड़ी में मंच पर कंटेम्प्रेरी कॉस्ट्यूम में कर सकता हूँ, तो आप उसकी कहानी, चरित्र, उन सब का मजा लेंगे आप। कुछ लोगों को हो सकता है वो बाधा लगे, कुछ लोगों को अच्छा भी लगे कि कुछ नया हुआ। लेकिन सिनेमा में ऐसा बहुत कम हुआ है। मेरी जानकारी में बहुत ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं है कि जहां आपने चरित्र के साथ ये लिबर्टी ली हो या ये आपने पक्ष दिखाया कि मैं जी शकुंतला को मॉडर्न ड्रेस में कर रहा हूँ, तो आदमी कहेगा आप उसकी कहानी भी मॉडर्न आज की बनाइए और कर लीजिए। तो वो बहुत बड़ा फर्क है और माध्यम का भी है, परंपरा का भी है, दर्शकों की समझ का भी।
तीनों बातें हैं। मगर नाटक करते हुए जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है वो होता है दर्शकों की अपनी कल्पनाशीलता, दर्शकों की अपनी कल्पना को जगाने का जो हमारा बतौर अभिनेता मंच पर जो हमारे पास शस्त्र है, वो हम कितनी अच्छी तरह से दर्शकों की कल्पनाशीलता को या कल्पना करने की शक्ति को उजागर कर सकते हैं, वो अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिनेमा में दर्शक जो है कल्पनाशीलता दूसरी तरह से इस्तेमाल करता है, वो चीजें देख के समझने की कोशिश करता है कि ये यूं होगा, और अच्छे निर्देशक हैं आपके लिए वो मोमेंट्स क्रिएट करते हैं फिल्म में जहां आपको लगता है कि हाँ ये आपने एंटिसिपेट किया था लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसका कुछ उल्टा निकला। तो वो मीडियम की अपनी जरूरत है। मगर कॉस्ट्यूम में कोई फर्क नहीं आता, सेट डायरेक्शन सेट डिजाइन में बदलाव आ जाता है। अगर मैं शकुंतला कर रहा हूँ पीरियड के हिसाब से कर रहा हूँ तो उसका सेट मुझे अगर लगाना है तो चूंकि वो लिखा नाट्यशास्त्र की परंपरा में है तो उसको हम दूसरी तरह से देखेंगे। लेकिन जब हम उसको रियलिस्टिक माहौल में करेंगे तो पेंटेड कर्टेन लगाकर, जैसे पारसी नाटकों की शैली में था वैसे भी किया गया है, और उसके बाद भी किया गया, बिना सेट के भी हुआ है, विद सेट भी हुआ है। तो वो कहानी की अपनी जरूरत है और ये निर्देशक और डिजाइनर को होता है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि काल को निभाते हुए हमको कॉस्ट्यूम बहुत जरूरी हो जाता है। सेट पे हम अक्सर लिबर्टी ले लेते हैं क्योंकि उस स्पेस की लिमिटेशन होती है। 35x30 का ही हमारे पास प्रोसीनियम स्टेज है, तो 35x30 या 35x40x20 के प्रोसीनियम स्टेज पर ही हमें पूरा नाटक खेलना है। तो वो उस स्पेस की गिवन कंडीशन हो गई है। अब उसके अंदर हम कितने सुचारू रूप से 15 लोकेशन क्रिएट कर पाते हैं, वो एक डिजाइनर की एक तरह से एक्सपर्टीज कह लीजिए, उसकी इमेजिनेशन, उसकी एग्जीक्यूशन की बात है। मगर हमारे पास वो लिमिटेशन सिनेमा में नहीं है और दर्शक मानता भी नहीं है आपकी उस लिमिटेशन। उसको तो देखेगा तो ही बिलीव करेगा। जी जी हमारे साथी आरपी सिंह जी की एक प्रतिक्रिया आ रही है कि इस जी एकाग्र को लेकर, शमा जयदीप जी पर जो हम एकाग्र कर रहे हैं इसको लेकर, कि जो 5-6 एपिसोड यहां हमने शमा साहिबा जी के टेलीकास्ट हुए हैं और देखे हैं, जिनको मैंने बराबर देखा है, सो मेरा अब तक का कंक्लूजन यह है कि दर्शकों, ऑडियंस के लिए फिल्म देखने का एक किस्म से गाइड है, बहुत दृष्टि। धन्यवाद, बहुत जी अच्छी बात कही आपने, जी क्योंकि जी हम एक ऐसे रचनाकार के बारे में बात कर रहे हैं जो पर्दे के पीछे है। तो उसके पर्दे के पीछे के काम को जब हम एनालाइज करेंगे, जब उसके बारे में विश्लेषण करेंगे, तो जाहिर है आपका ध्यान ऐसी चीजों पर जाएगा जिन पर शायद पहले नहीं जाता होगा। और उन चीजों को जी देखते हुए आपको लग रहा है कि अब मैं फिल्म देखूंगा तो मैं ये इन सब पहलुओं को देखूंगा, जो बहुत अच्छी बात है। और उससे आपका रस सिनेमा देखने का बढ़ेगा, कम नहीं होगा, इतना मैं नहीं कह सकता। जी मित्रों, हमने सलीम आरिफ जी से कई तरह की बारीक जानकारियां प्राप्त की, शमा जी के काम को भी समझा, और अब हम कार्यक्रम के इस उत्तरार्ध में या अंतिम हिस्से में कुछ और बातें भी जानेंगे, जिनमें सलीम जी की अपनी कई सारी यादें हैं, इकट्ठे काम किए हुए चीजें हैं और उनके ब्यौरे हैं। तो इन पर भी कुछ बातचीत हो तो अच्छा हो। सलीम जी, देखिए शमा जी से जुड़ी हुई कई सारी यादें शमा आपके जी पास। और मेरी यादें बहुत हैं, और शमा जी अब हमारा जो एक बृहद परिवार है उसका हिस्सा है। और हमारा कोई भी काम होता है तो वो उसमें होती है, चाहे घर के काम हो या काम के काम हो। हम लोग एक पृथ्वी थिएटर पर उर्दू महफिल नाम की एक शाम किया करते हैं, जिसमें ये था कि जो नए लोग हैं उनको उर्दू के बारे में जो क्यूरियोसिटी है, जो जानना चाहते हैं कैसे आज के युवाओं में उर्दू को लेकर रुझान पैदा हो, उसको समझें, तो महीने में एक शाम हम करते थे और शमा जैदी उसमें
साहिबा उसमें भी हमारी गाइड थी, मेंटोर थी, वो हमारे साथ उसमें शामिल होती थी, अपनी राय देती थी कि किन पहलुओं पर हम काम कर सकते हैं या किन चीज़ों को हमको हाईलाइट करके बात करनी चाहिए। मुंबई में अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो शमा जैदी अगर शहर में होती हैं तो उसमें आ जाती हैं, जुड़ जाती हैं। कोई अच्छी पेंटिंग की एग्जीबिशन हो तो शमा साहिबा उसको देखती हुई नजर आ जाएंगी आपको। कोई अच्छा कॉन्सर्ट हो रहा हो, कोई अच्छा बड़ा फनकार गा रहा हो तो शमा जैदी साहिबा होंगी। किसी बड़े फनकार के साथ मुलाकात हो तो शमा आपा उसमें शामिल होती है। तो उनका एक अपना बैकग्राउंड है, उनकी अपनी एक समझ है, उनकी अपनी एक जीवन शैली है। और उनके जीवन साथी सत्यू साहब बजाते खुद बहुत बड़े फनकार कलाकार हैं, मंच के भी, सिनेमा के भी। तो एक पूरा उनकी बेटी पेंटर है, उनकी बेटी थिएटर से जुड़ी हुई है, बहुत अच्छा काम करती है, शैली और सीमा। तो ये जो उनका पूरा परिवार है वो कला समर्पित परिवार है। और उस कला समर्पित परिवार में शहर में या बाहर कुछ भी अच्छा हो रहा हो तो आप इस बात को मान के चलिए कि जो चिर परिचित चेहरे आपको नजर आएंगे शमा जैदी साहिबा उनमें से एक होंगी। और यही वजह है कि वो आज भी इतने साल काम करने के बावजूद भी नए काम के साथ जुड़ जाती है, नए काम को करते हुए उनमें एक नया जोश आता है। ऐसा नहीं हुआ है कि उनकी अगर आप फिल्मोग्राफी देखें, काम को देखें तो उसमें तरह तरह के काम है। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, एक तरफ शतरंज के खिलाड़ी जैसी फिल्म भी है और दूसरी तरफ मंथन जैसी फिल्म भी है। या आपके साथ एक तरफ फिल्म आती है उनकी गरम हवा जैसी और एक तरफ पूरी जुबैदा जैसी फिल्म। तो ये अलग अलग पहलुओं को देखने का, जीवन को समझने का, जीवन को बरतने का कला, ये जो शऊर है, ये जो समझ है, ये बहुत अच्छी है। और मेरे लिए तो हमेशा वो एक गाइड की तरह रही है, मेंटोर की तरह रही है। और जब भी मुझे कोई अड़चन होती है, कोई ज़रूरत होती है तो शमा पासवान फ़ोन कॉल लगे। और मेरे जैसे, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए शमा साहिबा हाजिर है। क्योंकि अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, वो और बेहतर हो सकता है, तो शमा साहिबा उसमें बिना किसी सोच के शामिल हो जाती है। और बहुत ही व्यक्तिगत बात है, लेकिन मैं ये सोच के भी अच्छा लगता है कि मेरी शादी जब हुई थी तो मेरा जो सेहरा बांधा था, उस सेहरे का जो पगड़ी बांधी थी वो शमा जैदी साहिबा ने बांधा। वाह। तो वो एक तरह से हमारे परिवार का ही हिस्सा है। और परिवार का हिस्सा व्यक्तिगत रूप से भी है और काम के साथ भी है। तो हम लोग अगर कोई काम ऐसा कर रहे होते हैं या वो ऐसा कभी कुछ कर रही होती है, जैसे कुल्सिया जैदी साहिबा की 100 साला जब ये हम कर रहे थे सेलिब्रेशन, तो उसमें बहुत से कामों में हम लोग शामिल हुए साथ में। बहुत अच्छा लगा, बिकॉज कुल्सिया जैदी साहिबा के बारे में, उनकी माँ के बारे में हमने हबीब साहब से बहुत सुना था। हबीब तनवीर साहब अक्सर मुझसे उनका जिक्र करते थे और उनकी सोच की। और ये जो हिंदुस्तान में विदेशी नाटकों के जो एडेप्टेशन हुए, उसमें जो बेहतरीन एडेप्टेशन है दो, एक है आजर का ख्वाब जो माय फेयर लेडी जिसपे बनी थी, पिग्मेलियन का जो एक एडेप्टेशन है, और दूसरा जो उनका डॉल्स हाउस का एडेप्टेशन। तो इतने खूबसूरत स्क्रिप्ट्स हैं कि वो आपको अपनी कहानियां, अपने किरदार, अपनी स्क्रिप्ट्स में, और वो जिस सेंसिबिलिटी की लेडी थी उनकी माँ। और ये शमा जैदी साहिबा की खुशकिस्मती है कि उनकी माँ जैसी साहिबा थी कि वालिद बहुत बड़े कर्नल बशीर जैदी, बड़ा नाम, रामपुर के प्राइम मिनिस्टर थे। इनफैक्ट रामपुर स्टेट की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन, वो उनकी देन है। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनके वालिद थे। तो जो संस्कार बने हैं शमा जैदी साहिबा के, वो संस्कार ऐसे हैं कि उसमें एक अपब्रिंगिंग है, एक स्कूलिंग है, एक उनका बैकग्राउंड है जो उनके काम में नजर आ जाता है। यानी उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जिस तरह से उनका कैरेक्टर आपके सामने कपड़े पहन के खड़ा होता है तो आपको समझ में आता है कि एक बहुत ही इवॉल्व माइंड का क्रिएशन है। और वो इवॉल्व माइंड के उनके पास बहुत अच्छे रेफरेंसेस, तो उनकी बहुत अच्छी
संगत रही है और उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मैं ये इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने तो उनसे बहुत सीखा है और ये वाकई उनके साथ जिन लोगों ने भी काम किया है सब इस बात से मुत्तफिक होंगे, इसमें एकमत होंगे कि उनसे बिल्कुल बहुत कुछ है सीखने को। और बहुत अच्छा लगता है जब कभी उनसे किसी भी बारे में चर्चा होती है तो एक नया नजरिया, एक नई समझ उन चीजों को देखने की हमें मिलती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम जी। है। थैंक यू। और लगभग हम लोग जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहे थे, तो उस विषय के कई आयामों पर चर्चा हुई और बाद में कुछ निजी संस्मरण भी आपने सुनाए। तो मुझे लगता है कि किसी एकाग्र में यही कोशिश रहती है कि एक व्यक्ति के विभिन्न कामों को हम समझ सकें और अलग अलग शख्सियतों से उसके कैसे जुड़ाव रहे, कोई कार्य और खास तौर से फिल्म और रंगमंच जैसे कार्य जो सामूहिक कार्य हैं, जो समूह भावना में ही किए जाते हैं, तो उनमें शमा जयदी जी का जिस तरह का उनका योगदान रहा है इन कार्यों में, और पर्दे के पीछे की जो कहानियां हैं उन सबको आपने आज हम लोगों के साथ शेयर किया, बड़ा अच्छा लगा। कोई और ऐसी बात जो आप? मैं आपको जी बल्कि इस बात के लिए बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस प्रकरणों को सोचा और इस तरह सोचा कि एक रचनाकार के अलग अलग पक्षों पर बात की जाए और उनको जनमानस के सामने लाया जाए। ये आपकी कोशिश बहुत अच्छी इसलिए भी है कि अक्सर ये वो लोग हैं जिनकी चर्चा उन फोरम्स में नहीं होती जहां होनी चाहिए। क्रिएशन में इनका भी उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है जितना किसी दूसरे रचयिता का। हम लेखक का मान लेते हैं क्योंकि लेखक का आधार मान लेते हैं कहानी का, लेकिन हम आर्ट डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, साउंड डिजाइनर, सिनेमाटोग्राफर के कंट्रीब्यूशन को जब तक कोई चमक धमक भड़क नजर ना आए, आपको चमत्कृत ना करे, तो आपको नहीं लगता कि सिनेमाटोग्राफी में कुछ अच्छी बात है या कॉस्ट्यूम में कोई अच्छी बात है या सेट में कोई अच्छी बात है, जबकि ऐसा नहीं है। कहानी की अपनी जरूरत को कितनी खूबसूरती से कोई चीज पूरा करनी हो। तो मैं आपको इस बात के लिए बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ऐसा सोचा और एक ऐसे रचनाकार के बारे में सोचा जिनके बारे में वाकई एक इस तरह की चर्चा होनी बहुत जरूरी है। जी, बस छोटी सी कोशिश रही हमारी ओर से सलीम जी, और आप सब लोगों का साथ मिला तभी यह संभव हुआ। और आगे कुछ दिन और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और 25 सितंबर को शमा जी का जन्मदिन है, तो यह एकाग्र उनके उस दिन 25 सितंबर को उनसे जो बातचीत होगी उसके साथ हम लोग इसको समाप्त कर लेंगे। और इस बीच अभी कुछ और महत्वपूर्ण स्पीकर्स आएंगे और पूर्व में भी आप सभी लोग आ ही रहे हैं, तो अच्छा हो रहा है। और बस एक छोटी सी कोशिश है कि हम ये जो अलग अलग क्षेत्र हैं, साहित्य, दर्शन, इतिहास, रंगमंच, फिल्म, इन सबों के बीच एक सेतु जैसा कुछ काम हो सके, उस दिशा में कुछ इस तरह के प्रयत्न हो, तो आप लोगों का समर्थन मिलता है, सहयोग मिलता है, तभी यह संभव भी हो रहा है। मित्रों, आज हमारे इस कार्यक्रम में जिन मित्रों की प्रतिक्रियाएं मिली और जो लोग हमें देख रहे हैं, उनमें से कुछ एक के नाम ले लूं। चंद्रकला त्रिपाठी जी, वंदना कुमारी जी, निर्मला सिंह, स्मिता शर्मा, बाल कीर्ति, आरपी सिंह, रेखा ड्रोलिया, पूजा सिंह, भागचंद गुर्जर, उर्मिला शिरीष, मंजरी सिन्हा, किरण कुमार मोदक, नुसरत नाहिद, उदय भानु पांडे जी, अंशुमति, महादेवी सृजनपीठ, महेंद्र रंगा, जनक रावल, प्रज्ञा शुक्ला, जानवीर सिंह, प्रवीण पराड़कर और हमारे तमाम दूसरे मित्रगण जिनके नाम लेने से मैं भी यहाँ पर नाम किसी कारण से नहीं ले पाया, क्योंकि कुछ एक नाम जो मुझे अभी सूची में मिल गए वो मैंने ले लिए। और भी कई मित्रगण हमें देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सलीम साहब, और एक महत्वपूर्ण पक्ष था जिस पर आपने चर्चा की
और इस पर विस्तार से बातचीत हुई। तो मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम और आज का यह वक्तव्य हमारे मित्रों के लिए, हमारे रचनाकार साथियों के लिए, पत्रकार लोगों के लिए, फिल्म प्रेमियों के लिए, कला प्रेमियों के लिए उपयोगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ धन्यवाद। रात्रि। शुभ रात्रि।